संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सबसे प्रमुख अंग है महासभा अर्थात जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में शांति स्थापित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण और बातचीत द्वारा निपटारा करना और ऐसे राष्ट्रों का विकास करना, ऐसे मानवाधिकारों की रक्षा करना था जो कई व्यक्तियों को या कई राष्ट्रों में उपलब्ध नहीं है। जब महासभा का गठन हुआ तो इसके विभिन्न अंगों को लेकर वाद विवाद चला, उसके मतदान प्रक्रियाओं को लेकर वाद विवाद चला। अंततः महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद आदि उसके प्रमुख अंगों के रूप में गठित हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के इन अंगों में से एक प्रमुख अंग है महासभा। महासभा की सदस्यता का तात्पर्य यह है कि यूएनओ की सदस्यता। चार्टर में भी लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से तात्पर्य है महासभा या जनरल असेंबली की सदस्यता। अब इसकी सदस्यता कैसे प्राप्त होती है? अगर सुरक्षा परिषद में 2/3 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं, यह मंजूर कर लेते हैं कि एक देश सदस्य बनने के योग्य है या उसको बनाया जा सकता है या बनाया जाना चाहिए, तो वो प्रस्ताव फिर महासभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो वो यूएनओ का सदस्य बन जाता है। यही प्रक्रिया जैसे ही वो सदस्य बनता है वो महासभा का सदस्य बन जाता है। अर्थात महासभा का सदस्य बनने का तात्पर्य यही है कि यूएनओ की सदस्यता लेना। अर्थात अगर कोई राष्ट्र 2/3 बहुमत से महासभा प्रस्ताव पारित करती है, कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को सम्मिलित करना है तो उसके लिए महासभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो वो उसका सदस्य बन जाता है। अब महासभा का विस्तृत कार्य क्षेत्र है। वर्तमान में 193 देश हैं। वही 193 देश, प्रत्येक देश अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु 5 सदस्य भेजने के उपरांत भी प्रत्येक का वोट एक ही काउंट होता है। और इस संदर्भ में महासभा वस्तुतः लोकतंत्र की सार्थकता को चरितार्थ करती प्रतीत होती है, क्योंकि चाहे देश कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो या देश कितना ही कमजोर हो, प्रत्येक का वोट और मूल्य समान एक माना जाएगा। इन परिस्थितियों में महासभा के पास विशद वाद विवाद के विषय और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के विषय चर्चा हेतु रहते हैं। इसकी कार्यप्रणाली विस्तृत है और अगर हम इसके सम्मेलन और इसके वार्षिक कार्यों के बारे में विचार करें तो सर्वप्रथम सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में इसकी बैठक आरंभ होती है, जो दिसंबर तक चलती है। और इस बैठक में प्रत्येक वर्ष एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 6 समितियों के सभापतियों का निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन में ध्यान रखा जाता है कि विश्व के प्रत्येक महाद्वीप को क्रमानुसार प्रतिनिधित्व मिले, यानी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अध्यक्ष का पद प्रत्येक महाद्वीप में आवंटित होता रहता है। जैसे कि एक बार एशिया, फिर अफ्रीका, फिर अमेरिका, फिर पूर्वी यूरोप, फिर पश्चिमी यूरोप, इस तरह से अध्यक्ष का पद महासभा के लिए वर्षानुसार क्रमिक रूप से चलता रहता है। 21 उपाध्यक्ष होते हैं जो विभिन्न कार्यों की देखरेख करते हैं। इसी प्रकार 6 समितियां होती हैं, उनके सभापति चुने जाते हैं। जो 6 समितियां होती है, उन 6 समितियों में सबसे प्रमुख समिति है राजनीतिक और सुरक्षा समिति, उसके पश्चात आर्थिक एवं वित्त समिति, तीसरी है सामाजिक सांस्कृतिक एवं मानवीय कार्यों से संबंधित समिति, चौथी समिति हो गई बजट और प्रशासन से संबंधित, 5वीं समिति न्यास से संबंधित और 6ठी समिति कानून से संबंधित होगी। तो इन 6 समितियों के 6 सभापतियों का भी निर्वाचन होता है। इसके पश्चात कुछ विशेष सम्मेलन भी महासभा के होते हैं और इन विशेष सम्मेलनों में आवश्यकता के अनुसार विशेष सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं।
जैसे कि एक सम्मेलन 1974 में हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित विषय पे हुआ था। इसी प्रकार 1978 में निशस्त्रीकरण पे सम्मेलन हुआ, 1982 में पुनः निशस्त्रीकरण पे सम्मेलन हुआ, 1988 में पुनः एक सम्मेलन विशेष सम्मेलन निशस्त्रीकरण पे हुआ। 1988 में ही फिलिस्तीन पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजित किया गया और 1995 में जब 50 वर्ष पूरे हो रहे थे तो एक विशेष सम्मेलन का आयोजित किया गया। अतः आवश्यकता के अनुसार विशेष सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके कार्य क्या हैं, कार्य प्रणाली क्या है और उसकी सीमाएं क्या क्या है। तो सर्वप्रथम कार्यों के संदर्भ में हम बात करें तो महासभा का सर्वप्रमुख कार्य होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श करे और उसके संदर्भ में अपनी राय रखे और फिर आगे की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अनुसार सुरक्षा परिषद या अन्य उपकरणों के माध्यम से उन्हें लागू करें। उसके अनिवार्य कार्यों में बजट को पास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था संबंधित जो रिपोर्टें आती है उस पर विचार करना, जो कि अधिकतर सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद द्वारा प्रदान की जाती है, न्यास परिषद की निरीक्षण करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन पे विभिन्न समितियों का गठन करना और उनकी रिपोर्ट का अध्ययन करना और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करना और मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का कहीं हनन हो रहा है तो उस संदर्भ में आवश्यक कमेटियां निर्धारित करना या उसके संदर्भ में आवश्यक कदम उठाना। कुछ ऐच्छिक कार्य भी हैं। ये ऐच्छिक कार्य विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा निशस्त्रीकरण जैसे विषय भी हैं जो इसके ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निशस्त्रीकरण जैसे ऐच्छिक हैं और ऐच्छिक इसलिए माने गए हैं क्योंकि इसके संदर्भ में सुरक्षा परिषद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसकी अनुमति के बिना महासभा ज़्यादा कुछ करने में सक्षम है नहीं, अतः ये कार्य ऐच्छिक माने गए हैं। इसके अलावा महासभा के अन्य अनेक कार्य हैं और खासकर निर्वाचन के संदर्भ में है। वह सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महासभा आर्थिक और सामाजिक परिषद के निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाती है। वह न्यास परिषद के निर्वाचन में भूमिका निभाती है। न्यास परिषद के कार्यों का निरीक्षण करने और अन्य कार्य प्रणाली निश्चित करने में अपनी भूमिका निभाती है। इसी प्रकार बजट तो है ही उसका प्रमुख कार्य। अगर कोई देश 2 वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं दे रहा है और महासभा को ये लगता है कि उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है राष्ट्र की कि वह ज़्यादा सदस्यता शुल्क या सदस्य शुल्क देने में असमर्थ है, तो उसके विभिन्न अधिकारों को या उसको मत देने के अधिकार को रोकने का जो प्रावधान है उसको स्थगित कर सकती है, अर्थात राष्ट्र को अधिकार दे सकती है कि वह अपना वोट दे, चाहे वह अभी सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवा पाया हो। इसी संदर्भ में सुरक्षा परिषद के साथ समन्वय करके वह कई कार्यों का भी निर्धारण या नियमन करती है। अब महासभा एक बड़ा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य पूर्ण करने के लिए विभिन्न सहायक अंगों की स्थापना की गई है महासभा में, जैसे कि कई कमेटियां गठित की गई हैं, कई कमीशन बनाए गए हैं, कई वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, कई पैनल्स बनाए गए हैं। इन सब के सहयोग से महासभा अपने कार्यों को कार्यान्वित कर पाती है। जैसे बोर्ड के संदर्भ में बात करें तो एक बोर्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे है। इसी प्रकार एक बोर्ड का गठन किया गया है ऑडिटिंग के संदर्भ में। डिसआर्मामेंट, चिल्ड्रंस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इससे रिलेटेड बोर्ड बनाए गए हैं जो इन कार्यों का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही करके कुछ कमीशन बनाए गए हैं, डिसआर्मामेंट कमीशन, सिविल सर्विसेज जो यूएनओ के अंदर जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके कार्य और समस्याओं के संदर्भ में। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ के ऊपर एक कमीशन बना हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर एक कमीशन बना हुआ है, पैलेस्टाइन के ऊपर एक कमीशन बना हुआ है और शांति स्थापित करने के लिए पीस बिल्डिंग के ऊपर भी एक कमीशन स्थापित किया गया है। विभिन्न प्रकार की कमेटियां हैं, इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में कमेटी बनी हुई है,
जनसंख्या के संदर्भ में कमेटी बनी हुई है। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन, आउटर स्पेस, पैलेस्टाइन के इश्यू पे साइंटिफिक कमेटी बनी हुई है, एक रेडिएशन के इश्यू को लेके। इस तरह की कमेटियाँ बनी हुई है। इसी बात ही एनवायरनमेंट को लेके एक असेंबली का गठन किया गया है। ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट के संदर्भ में एक काउंसिल बनी हुई है। इसी प्रकार एक्सटर्नल ऑडिटिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड पैनल बना हुआ है। फाइनेंस से संबंधित जो यूएन रिलीफ के लिए फाइनेंस जाता है उसके संदर्भ में एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ है। और इसके अलावा कई आवश्यकता के अनुसार यूएन विभिन्न कमेटियों का गठन कर सकता है, विभिन्न एडहॉक वर्किंग ग्रुप का गठन कर सकता है, एडहॉक कमेटी या अन्य इस प्रकार के तदर्थ जिनकी तात्कालिक आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए महासभा विभिन्न एडहॉक समितियों की, एडहॉक वर्किंग ग्रुप्स की स्थापना भी कर सकती है। अब यूएनओ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद एक मजबूत अंग रहा है और हम जैसा कि जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत वीटो का सिस्टम है, अर्थात निषेधाधिकार की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत 5 जो स्थायी सदस्य थे उसमें से अगर एक भी मना कर दे तो फिर वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाता या यूएनओ उस पर कोई निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। इसी के कारण शांति के लिए एकता का प्रस्ताव लाया गया और यह 3 नवंबर 1950 को लाया गया। उस समय स्थिति क्या थी? उत्तर कोरिया हमला कर सकता था कभी भी दक्षिण कोरिया पे, चीन का उसको समर्थन था, रूस जो अब तक यूएनओ में अनुपस्थित रहता था या कार्रवाई में ध्यान नहीं दे रहा था वो एकदम से सक्रिय हो गया। अमेरिका को डर सताया कि रूस कोरिया में हमले को रोकने के लिए जो अमेरिका द्वारा प्रस्ताव लाया गया उसको रोक सकता है और इस कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो अमेरिका ने महासभा में एक प्रस्ताव रखा कि अगर सुरक्षा परिषद 24 घंटे के अंदर कोई निर्णय लेने में असमर्थ होती है या निर्णय नहीं लेती है तो उस परिस्थिति में महासभा को सुरक्षा के संदर्भ में निर्णय लेके कार्रवाई करने की अनुमति होनी चाहिए। अमेरिका का यह प्रस्ताव पारित हुआ और इसी को शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कहा जाता है। इसी के अंतर्गत कोरिया पे जो हमला होने वाला था उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका यूएनओ निभाने में सफल रहा। उसके पश्चात चीन को महासभा द्वारा आक्रमणकारी घोषित किया गया। मई 1950 में चीन पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए और इस तरह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान महासभा के माध्यम से करवाने में सफलता मिली। ऐसे अनेक कार्य हैं जब महासभा ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और शांति स्थापना के प्रयत्न किए। एक मामला आता है मिस्र पे हमले का 1956 में जो इंग्लैंड और फ्रांस ने किया था। उस हमले के कुछ समय बाद ही यूएनओ के हस्तक्षेप के कारण, महासभा के हस्तक्षेप के कारण युद्ध विराम हुआ और ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी जो हमले थे वो रोक दिए। 1956 में ही जब सोवियत इंटरफेरेंस और हमला की आशंका हंगरी पे थी तो महासभा के माध्यम से उचित कार्रवाई हुई और समस्या का हल निकला। इसी प्रकार कांगो भी शीत युद्ध के चक्कर में फंस गया और देशों के बीच में जब सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, सुरक्षा परिषद काम नहीं कर पा रही थी, तब महासभा के माध्यम से कांगो की समस्या हल हुई। इसी प्रकार नामीबिया की समस्या भी हल हुई। इन विभिन्न समस्याओं के हल करने में महासभा की प्रबल महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें 5 प्रमुख बिंदु थे। पहला तो ये कि अगर सुरक्षा परिषद कोई निर्णय लेने में असमर्थ रहती है या नहीं ले पा रही है या किसी एक राष्ट्र के कारण नहीं ले पा रही तो स्थिति में महासभा का विशेष अधिवेशन बुला के उस संदर्भ में निर्णय लिया जा सकता है। अगर महासभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो, और चल रहा हो तो महासभा अगर बहुमत से इस संदर्भ में अपना प्रस्ताव पास करती है तो विभिन्न राष्ट्र इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना इसके अंतर्गत की गई और इसी के प्रकार एक अन्य आयोग सामूहिक समिति की स्थापना की गई, वो भी 14 सदस्यों की थी और इसमें इसका कार्य ये था कि शांति के उपायों को ढूंढे और उस संदर्भ में रिपोर्ट बना के दे। चौथा बिंदु ये था एकता के लिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव का कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं
वो अपने देश की सेनाओं को इस तरह तैयार करें कि यूएनओ को जब आवश्यकता पड़े तो वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हों। और पांचवा बिंदु ये था कि लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें और उसकी निष्ठा के प्रति, यूएनओ के प्रति निष्ठा की शपथ लें। इसी प्रकार एक 1947 में 13 नवंबर को छोटी असेंबली की भी गठन हुई, जिसे अंतिम समिति भी कहा जाता है। और इसका तात्पर्य ये था कि जिस समय महासभा का सम्मेलन नहीं हो रहा, जो ज़्यादातर सितंबर से लेकर दिसंबर में होता है हर वर्ष न्यूयॉर्क में, अगर वो नहीं हो रहा हो तो उस समय कार्य कैसे चलाए जाए और कोई आवश्यक आ जाए कार्य तो आवश्यक समितियों का गठन करना, उनका निरीक्षण करवाना या अन्य कार्य कैसे हो, इसलिए एक छोटी असेंबली का गठन किया गया जो उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखती है। इसे अंतरिम समिति भी कहा गया। और ये जब जनरल असेंबली या महासभा सत्र में नहीं हो तो उसके कार्य पर विचार करती है। हालांकि 1952 के पश्चात इसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ। इस रूप में हम पाते हैं कि महासभा एक प्रमुख अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास में, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु हमें यह भी मानना होगा कि महासभा के कई कार्य इस कारण डूब जाते हैं कि सुरक्षा परिषद की अनुमति उस पर नहीं होती। सुरक्षा परिषद की प्रभावशालिता का कारण उसका वीटो का सिस्टम है और इस संदर्भ में अब कई आवाज़ें उठ रही है। विश्व का परिदृश्य परिवर्तित हो चुका है और कई नए राष्ट्र उभर के आए हैं और वह अपने लिए स्थायी सदस्यता मांग रहे हैं। आने वाले समय में महासभा की शक्तियाँ जितनी बढ़ेगी, यूएनओ के विकास की उतनी संभावना रहेगी। सुरक्षा परिषद में जितनी मोनोपोली या एक छत्र जो राज चलता है स्थायी शक्तियों का, वो जितना कम होगा उतना ही यूएनओ को आगे बढ़ के काम करने में सुविधा रहेगी।